नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव लखनऊ की दादा मियां दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने रोजा इफ्तार कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और रोजेदारों के साथ इफ्तार भी किया। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने जेल में बंद सपा नेता आजम खान को लेकर बड़ा बयान दिया। शिवपाल ने कहा कि आजम खान के साथ अन्याय हो रहा है, सभी लोग आजम खान की मदद करें। साथ ही उन्होंने उनके आगे के राजनीतिक फैसले के सवाल को लेकर कहा कि सही समय आने पर वो सब बताएंगे। देखिए, आजम भाई को छोटे छोटे केसों में लेकर के 26 महीना हो गए हैं, तो उनको परेशान किया जा रहा है। परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है। तो जब जुल्म हो रहा है तो ऐसे में सब लोगों को मदद करना चाहिए है। तो हम भी गए थे, तो मैंने तो कहा था कि नेताजी की अगुवाई में, खासकर समाजवादी पार्टी को अगुवाई नेताजी को करना चाहिए था, जबकि उन्हें झूठे केसों में, छोटे छोटे केसों में 26 महीने से जो बंद किए हैं। फतेहपुर जिले में दौरे पर पहुंची जिले की सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने मुंबई में नवनीत राणा के ऊपर हुए हनुमान चालीसा पढ़ने पर दर्ज देशद्रोह के मुकदमे को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर देशद्रोह कैसे हो गया। कांग्रेस शासित राज्य में संतों की हत्या कराने वाले लोगों पर देशद्रोह लगाना चाहिए। नवनीत राणा यदि उनकी लोकप्रियता नहीं होती तो निर्दलीय कभी सांसद नहीं बन सकती। रवि राणा यदि उनकी पैठ नहीं होती तो वो विधायक नहीं बन सकते थे लगातार। हनुमान चालीसा, मैं तो एक अंदर से बहुत सोच रही हूँ कि ये बाला साहब ठाकरे के लोग हैं, ये कट्टर हिंदुत्व, कूट कूट के हिंदुत्व भरा हुआ था, लेकिन सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे इतना नीचे गिरेंगे, होना ये चाहिए था। वही वो जा रहे थे कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो मंच लगा देते, स्वागत कर देते, आइए आप पढ़िए, तो क्या गुनाह था भाई उसमें। डीआईजी शलभ माथुर ने बिजनौर में मंडावर रोड पर नवनिर्माणाधीन पुलिस लाइन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस लाइन्स में पौधारोपण भी किया गया, साथ ही ग्राम प्रहरियों की गोष्ठी करते हुए उन्हें साइकिल वितरित की गई। इस दौरान डीआईजी शलभ माथुर ने कहा कि चौकीदार पुलिस विभाग की रीढ़ होते हैं और बिना सहयोग के बिना पुलिस विभाग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लखनऊ में अंधाधुंध फायरिंग करने वाले आरोपी आरुष अरोड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरुष ने बीते 17 अप्रैल को अपने साथियों के साथ कार सवार लोगों पर गोलियां चलाई थी, तभी से आरुष फरार चल रहा था। आज सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी की, जिस दौरान उसकी और पुलिस के बीच में मुठभेड़ भी हुई। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है। पुलिस ने मौके से एक तमंचा और कारतूस के अलावा एक बाइक भी बरामद करी है। आरुष के कुछ साथियों की गिरफ्तारी पहले की जा चुकी है। इस फायरिंग मामले में कुछ पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया गया था। कुछ लोगों के ऊपर फायर किया था गाड़ी पे, जिसमें मुकदमा भी पंजीकृत हुआ था। हमारे कई पुलिस वाले उसमें सस्पेंड भी हुए थे। उसका जो मेन अभियुक्त था, जिसका नाम है आरुष अरोड़ा उर्फ लव, जो कि आजमगढ़ का रहने वाला है, उसको आज मुठभेड़ में, उसके साथ आज मुठभेड़ हुई है। उधर गुडम्बा का जो स्कॉर्पियो क्लब है, उधर से इनको दौड़ाया गया था और दौड़ते हुए ये इधर पिकनिक स्पॉट की जंगल की तरफ आए हैं। और बहुत गुदम्बा पुलिस और आपका ये इंदिरा नगर पुलिस क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया है। और इस अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी है और मौके से 315 बोर का एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद। बीते दिनों गुड़म्बा इलाके में हुई अंधाधुंध फायरिंग के मामले में 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। डायरेक्ट मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था, जिसके बाद से लगातार जो पुलिस थी वो उन आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई थी। बीते दिनों लगभग 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद आज मुखबिर की सूचना पर जो उनका मुख्य आरोपी था लव वर्मा, उसको पुलिस ने दौड़ाया और स्कॉर्पियो क्लब रोड पर दौड़ा करके पुलिस और उसके बीच में मुठभेड़ हुई है। इस समय हम घटनास्थल पर मौजूद हैं, आप मेरे पीछे देखेंगे। इसी बाइक से वो भाग रहा था। जब ये पुलिस को सूचना मिली
तो गुड़म्बा इलाके की पुलिस और साथ में इंदिरा नगर थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा उसको दौड़ाया गया और यहाँ पे मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि जब ये भाग रहा था तो उस दौरान उसने पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग की थी। जब जवाबी फायरिंग करी गई पुलिस की तरफ से तो उसके दोनों पैरों में गोली लगी है। फिलहाल उसको इलाज के लिए भेज दिया गया है और उसका इलाज जारी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक जो और बचे हुए फरार अभियुक्त हैं उन पर पुलिस शिकंजा कसती है और इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्योंकि जिस तरीके से ये इतनी बड़ी घटना हो गई थी कमिश्नरेट पुलिस में, हाईटेक पुलिस है कमिश्नरेट पुलिस, उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ये निर्देश दिए थे, जिसके बाद गुड़म्बा इंस्पेक्टर को भी निलंबित किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा प्रकरण है और पुलिस जल्द से जल्द इन जो और फरार आरोपी हैं उनको ढूंढने की कोशिश करेगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अशर असरार, जनता टीवी, लखनऊ। सोनभद्र जनपद में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जब एक ही मंडप में 3 पीढ़ियों के 6 जोड़ों ने सामूहिक विवाह रचाया। दुधी तहसील अंतर्गत दिघूल गांव में एक परिवार ऐसा भी है जो 3 पीढ़ियों से लव मैरिज करता आ रहा था। वहीं जब उसी परिवार की एक लड़की की शादी की बात सामने आई तो समाज ने उसके रिश्ते को स्वीकार ही नहीं किया, जिसके बाद शर्त रखी गई कि पूरे परिवार के सदस्यों की शादी एक ही मंडप में हो जाए तो उनके घर की बेटी की शादी हो सकती है। जिसके बाद दादा दादी माता पिता ने बेटी की शादी के लिए बनाए गए मंडप में ही एक साथ 7 फेरे लिए। सामूहिक विवाह के आयोजन तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ये अनोखी शादी थी। कुनबे की तरफ से आयोजित सामूहिक विवाह में पोती से लेकर दादा दादी एक साथ 7 फेरे लेते नजर आए। शायद ही किसी को ऐसा मौका मिला होगा इस तरह की शादी देखने का। सोनभद्र के दक्षिणांचल स्थित दुधी तहसील के दिघूल में न केवल ये नज़ारा लोगों को देखने को मिला, बल्कि एक ही मंडप में 3 पीढ़ियों के 6 जोड़ों की एक साथ शादी हुई है। यूपी के नोएडा सेक्टर 39 स्थित एक मॉल में युवक की पीट कर हत्या हुई। युवक अपने साथियों के साथ में मॉल में पार्टी करने आया था। गार्डन गैलोरिया मॉल में पार्टी के दौरान उसकी वहां के कर्मचारियों से मामूली बात पर बहस हुई थी, बाउंसर से बहस हुई थी। देखते देखते पूरा मामला मारपीट में तब्दील हो गया। मामला सामने आ रहा है कि बार के बाउंसरों ने युवक को घेर कर पीटना शुरू कर दिया था। बाउंसर उसे तब तक मारते रहे जब तक कि वो अधमरा नहीं हो गया। युवक की स्थिति खराब होती देख उसके साथी उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर भागे। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो वहीं घटना से इलाके में तनाव पसरा हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको ये बता दें कि घटना नोएडा सेक्टर 39 स्थित गार्डन गैलेरिया मॉल के लास्ट लेमन बार और रेस्टोरेंट में घटी हुई है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। वहीं मृतक के बारे में जानकारी सामने आई है कि उसका नाम ब्रजेश राय बताया जा रहा है। ब्रजेश बिहार का रहने वाला था। 39 थाना क्षेत्र अंतर्गत गार्डन गैलेरिया मॉल है। उस मॉल में एक बार है जिसका नाम लॉस्ट लेमन है। वहाँ पे कल रात्रि कुछ लोग पार्टी करने गए थे। लगभग 11 बजे के आसपास पार्टी करने वालों और जो रेस्टोरेंट के स्टाफ थे उनके बीच में पैसे के लेन देन को लेकर के मारपीट हुई, झगड़ा हुआ और उसके बाद उसमें से उस मारपीट में एक व्यक्ति को गंभीर चोट लगी। उसको वहाँ से उनके साथियों ने तत्काल हॉस्पिटल लेकर के एडमिट कराया। वहाँ पे जब पहुँचे उसके बाद उनकी मौत हो गई। हम लोग को जानकारी मिली, हम लोगों ने इसमें तत्काल उसमें एफआईआर पंजीकृत की है और पंजीकृत करने के बाद उसमें जो बाहर के जो जितने लोग हैं सबको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। इसमें मौजूद हैं नोएडा के उस इलाके में, उस क्षेत्र में जहां पर बियर बार का जो है सजता है मेला। यही वो लॉर्ड्स लेमन है जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं तस्वीरों में। यही वो लॉर्ड्स लेमन है और यही वो जो बिल्डिंग है, यहाँ पर बियर बार का मेला लगता है। अधिकतर जो ये मॉल बना हुआ है, इस मॉल के अंदर लगभग बहुत से जो है बियर बार हैं जहाँ पर ये शराब जो है पिलाई जाती है। हालांकि एक घटना जो है कल रात की है। आपको बता दें कि यही वो लॉर्ड्स लेमन है जहाँ पर कल रात जो है कुछ लोग जो है पार्टी करने के लिए आए थे। रात करीबन 11 बजे का ये वाक़या है जहाँ पर कुछ बिल को लेकर कुछ कहा सुनी हुई और कहा सुनी के बाद वो कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि मार पीट पे लोग उतारू हो गए। वहाँ के जो स्टाफ है, स्टाफ ने जो लोग पार्टी करने आए थे उनके साथ मारपीट की। मारपीट के बाद इतनी मारपीट बढ़ गया कि जिसमें एक बंदे को गंभीर चोट आई थी। चोट आने के बाद उसके जो दोस्त थे उसको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि जब वहाँ पर भर्ती कराया गया जहाँ पर वो पहुँचा उसके बाद डॉक्टर ने उसको मृतक घोषित कर दिया। आपको बता दें कि यही
लॉर्ड्स लेमन है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आए दिन यहाँ पर इस लड़ाई का जो है लड़ाई होती रहती है, ये वाक़या होता रहा, मारपीट यहाँ पर आम बात है। पर कल रात जो हुआ वो बहुत शर्मिंदगी भरी बात है कि स्टाफ के लोगों ने उस बंदे की जान ले ली। लोग पार्टी करने आए थे, करीबन 6-7 दोस्त थे जो यहाँ पर पार्टी करने आए थे। पर हालांकि जो पुलिस ने उसमें जो स्टाफ के लोग थे 15 से 16 लोग जो है उसमें गिरफ्तार कर लिए हैं। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। मुकेश सिंह के साथ अमर सैनी, जनता टीवी, नोएडा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद प्रदेश में मस्जिदों और मंदिरों में लगे लाउड स्पीकर्स की आवाज को कम कर दिया गया है। इसी क्रम में आज लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने भी बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ डीसीपी वेस्ट ने क्षेत्र में कई मस्जिदों और मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरवाए हैं। साथ ही कई मस्जिदों और मंदिरों को नोटिस भी जारी किया है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल के साथ में डीसीपी वेस्ट ने ये कार्रवाई की है। यूपी में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकरों का शोर कम किए जाने को लेकर जारी सीएम योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए संगम नगरी प्रयागराज की जामा मस्जिद ने भी अनूठी पहल की है। इसके तहत मस्जिद में लगे 6 लाउड स्पीकर्स में से 4 को हटा दिया गया है, जबकि बाकी बचे 2 लाउड स्पीकरों की आवाज़ को कम कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बचे हुए दोनों लाउड स्पीकर्स के हॉर्न की जो दिशा है उसको भी बदल दिया गया है। जामा मस्जिद में लगे स्पीकर्स की आवाज़ इतनी कम हो गई है कि अजान की आवाज़ अब दूर तक नहीं जाती। मस्जिद कमेटी ने लाउड स्पीकर की आवाज़ को कम रखने का फैसला किया है। स्पीकर का मसला तो पिछली जब गाइडलाइन आई थी तब से ही यहाँ शहर में ज़्यादातर मस्जिदों में माइक कम कर दिया गया था और गवर्नमेंट की तरफ से जो परमिशन हो रही तो परमिशन भी बराबर कराई जा रही है। अभी भी हो रही है मस्जिद में परमिशन, सभी मस्जिदों में परमिशन है। और अभी जो कोई गाइडलाइन नहीं आई है तो उस वक्त से और भी माइक में आवाज़ कम कर दी गई है। गाइडलाइन जारी किया कि जो भी मस्जिद धार्मिक स्थलों पे जो भी लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उसको कम किया जाए और उसकी तादाद में कमी की जाए। और यहाँ पे तमाम या हमारे शहर की जामा मस्जिद रही हो या शाही मस्जिद हो, तमाम जगह जितनी भी मस्जिद है सब जगह मस्जिदों को इसको पालन किया गया है। और जहाँ पे भी 4-6 लगे हुए थे वहाँ पे 2 कर दिया गया और साउंड को जो फ्रीक्वेंसी साउंड है उसको कम किया गया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक ऐसा मसला सामने आया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जिले के देवा कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में दुल्हन ने शादी से उस वक्त इनकार कर दिया जब जयमाल की सारी रस्म अदा हो चुकी थी। दूल्हे पक्ष का आरोप है कि लड़की पक्ष ने जयमाल होने तक नाश्ता, द्वार पूजा और जयमाल की सारी रस्म पूरी की। जयमाल होने के बाद लड़की पक्ष ने विवाह के लिए दूल्हे को घर के अंदर बुलाया, जहां घर के अंदर दुल्हन की मां ने दूल्हे को थप्पड़ों से मारना शुरू कर दिया। दूल्हे के पिता का आरोप है कि बारातियों को भी बंधक बनाकर हमारे साथ में लड़के के पक्ष वालों ने जब हम बारात लेकर वहां पहुंचे तो जयमाल हो जाने के बाद हमें घर के अंदर बुलाया गया और वहां बुला के हमारे जयमाल पे जो रुपए पैसे जो मिले थे जेब से निकाल लिया गया और हमारे गले से जो चांदी की चैन थी वो भी निकाल लिया। और लड़के की मम्मी और लड़के के भाई ने हमें मारा पीटा और धमकाया और उसके रिश्तेदारों ने भी हमें गाली गलौज दिया और कहने लगे कि हम शादी नहीं करेंगे अपनी लड़की की तुम्हारे साथ, कह रहे थे। और लड़की भी शादी करने के लिए मना कर दिया। ये ओम प्रकाश हैं जिन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है। ये रहने वाले जहांगीराबाद क्षेत्र के हैं। देवा क्षेत्र में इनके लड़के का विवाह तय हुआ था
लेकिन इनका आरोप है कि लड़की पक्ष ने विवाह किया नहीं और जो गहने थे वो भी अपने कब्जे में कर लिया है। इस संबंध में इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, इसकी जांच की जा रही है और जल्द ही इसमें जो भी चीज़ें निकल के आएगी उसी के आधार पर हम आगे विधिक कार्रवाई करेंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। 3 मई से शुरू होने जा रहे 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियों का अंतिम रूप देना शुरू हो चुका है। साथ ही यात्रियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने यात्रा मार्गों पर चिकित्सालय को दुरुस्त करने के निर्देश भी दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जो भी यात्री 4 धाम यात्रा के लिए आएंगे उन्हें किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही यात्रा मार्गों पर चिकित्सकों की तैनाती के साथ ही जरूरी दवाइयां और एम्बुलेंस की तैनाती की जा रही है। 4 धाम यात्रा के लिए मुख्यमंत्री जी ने हमारे 3 बैठकें कर दी और आज मुख्यमंत्री जी खुद केदारनाथ होके आए। हमारी तरफ से हर प्रकार की तैयारियां की जा रही है और आज मैंने स्वास्थ्य विभाग की बैठक रखी है कि 4 धाम यात्रा में कहीं भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई दिक्कत न हो, डॉक्टर्सों की कमी न हो और जो भी तीर्थयात्री आएगा उनके लिए हम हर प्रकार की स्वास्थ्य के क्षेत्र में वहाँ सुविधा देने का काम। उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने प्रदेश में हो रही बिजली कटौती के विरोध में ऊर्जा भवन का घेराव किया। महिला प्रदेश अध्यक्षा ज्योति रौतेला के नेतृत्व में पहुंची महिलाओं ने ऊर्जा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। महिला प्रदेश अध्यक्षा का आरोप है कि बढ़ती गर्मी के साथ ही प्रदेश में बिजली कटौती भी लगातार बढ़ रही है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए थे, वो उन्होंने बात करी। हम लोगों की मांग ये थी, हम लोग जिस पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि जैसे जैसे मौसम बदला है, गर्मियों का टाइम आया है, वैसे ही इन्होंने क्या करा है कि बिजली की कटौती बढ़ा दी है, बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं। और आप हमारे प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बोलते हो। आपने पूरा टिहरी के लोगों को विस्थापित करवाया, वहाँ से यूपीसीएल ने अपना प्रोजेक्ट लगाया और आज हमारे ऊर्जा प्रदेश में ही हमारे लोग, हमारा आमजन इस बात से परेशान है कि एक तो आपने दाम बढ़ा दिए, दूसरे आपने बिजली की इस गर्मी के मौसम में इतनी कटौती शुरू करी है। तो हम इसके खिलाफ इनके पास आए हैं और अभी इनके चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए थे, वो कह रहे थे कि अभी ये 2 महीने ये परेशानी चलेगी। बढ़ती गर्मी के साथ कुमाऊं के कई इलाकों में पेयजल संकट गहरा रहा है। हल्द्वानी में गौला नदी का जलस्तर बेहद कम हो गया है। हल्द्वानी शहर के अधिकतर इलाकों में पेयजल आपूर्ति टैंकरों से की जा रही है। पानी का संकट नैनीताल जिले के बेताल घाट गर्म पानी इलाकों में गहरा गया है। पेयजल किल्लत को देखते हुए नए निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जा रही है। मैंने असेस किया था सभी डीएम से और जल संस्थान से बुधवार को, और उसमें जो निष्कर्ष है वो ये है कि अभी तक जो पानी की आपूर्ति में दिक्कत आ रही है उसको जो हमारे पास अभी जितने भी टैंकर्स हैं विभागीय और किराए पे, उसकी पूर्ति अभी हो जा रही है। निर्देश मेरी ओर से ये थे कि अगर इनको बढ़ाना हो किसी भी वक्त तो इसको हम बढ़ा दें। रेट्स इसके पहले से डीएम्स ने तय किए हुए हैं और कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जिसने अगर फ़ोन कर दिया उस तक पानी ना पहुँचे। कई बार ऐसा होता है कि लोकेलिटी में हम जाते हैं, 10 घरों को देते हैं, 1 को छोड़ देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। रामनगर में नेशनल हाईवे 309 पर भवानीगंज स्थित भगत सिंह चौक पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के 2 पालतू हाथियों ने अचानक से उत्पात मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर जहां एक और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला तो वहीं वाहनों की लंबी कतार के चलते जाम की स्थिति भी बनी। इसके बाद ये हाथी उत्पात मचाते हुए अचानक समीप के गिहार बस्ती में घुस गए। यहाँ पर भी इन हाथियों ने उत्पात मचाया, जिसके बाद इस इलाके में भी हड़कंप मच गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते नजर आए। कुछ देर बाद ये हाथी फिर हल्द्वानी प्राइवेट बस अड्डे पर पहुंचे, जहां भी बीच सड़क पर रुककर सड़क का जाम देखने को मिला। दोनों हाथियों पर सवार महावतों ने हाथियों को काफ़ी कंट्रोल किया, जिस वजह से कोई अप्रिय घटना फिलहाल नहीं हुई है। मामले में कॉर्बेट पार्क के पशु चिकित्सक डॉक्टर दुष्यंत कुमार ने बताया कि कालागढ़ से गजराज और शिवगंगे नामक हाथियों को हल्द्वानी स्थित फतेहपुर में टाइगर रेस्क्यू के लिए रवाना किया गया था। इन हाथियों को सोमवार को ढेला में रोकने के बाद मंगलवार की सुबह चुना खान के लिए रवाना किया गया था। फतेहपुर में टाइगर रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा है, तो उसके लिए हाथी की वहाँ से डिमांड आई थी कि कॉर्बेट से हाथी भेजे जाए टाइगर रेस्क्यू के लिए। तो कालागढ़ से कल ये हाथी चले थे, जिन्हें स्टेशन करा गया था ढेला में, और प्रातः सुबह ये ढेला से जब
अगला स्टेशन इनका चूना खान था, वहाँ तक जाना था इन्हें। तो ये जब इधर शहर में आए तो संभवतः हॉर्न और इन सबसे, और फिर एक पुल पड़ता है तो उस पर एक नर हाथी चढ़ने में आनाकानी करने लगा और पीछे से जैसे ट्रैफिक वगैरह था तो थोड़ा विचलित हुआ, तो उसके लिए उसे अभी आमडंडा में रोक दिया है, फिर रात में उसे चला। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।